टेंथ क्लास नॉन हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ किसलय पुस्तक जो है उसका 8वां अध्याय, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। यह एक एकांकी है। परीक्षा में पूछता है अशोक का शस्त्र त्याग किस प्रकार की विधा है, तो हम लिखेंगे यह एकांकी है। एकांकी कहते हैं कि यदि समझो कि पात्र के रूप में नाटक के छोटे रूप को हम क्या बोलते हैं, एकांकी। पाठ्य पुस्तक इसमें अलग अलग व्यक्ति पात्र बने हैं। कोई समझ लो इसमें अशोक बना है, कोई पद्मा बना है, कोई सेनापति बना है, कोई सेना बनेगा। तो वो सब का हम यहाँ समरी बताने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। कौन है लेखक? विषय है अशोक के शस्त्र त्याग। जैसे कि लेसन को मैं समझा दूं कि अशोक मौर्य वंश का, भारतीय इतिहास का पहला प्रतापी शासक जो था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। वो अशोक के दादा थे। कौन थे? तो अशोक के दादा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनको बोला गया बिंदुसार। बिंदुसार अशोक के बाबूजी थे और अब बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है? अशोक। महान शासक। उस समय जितने भी राजा महाराजा होंगे सभी मार काट करेंगे, समझो कि हत्या करेंगे, लूट करेंगे, यही सब करते रहेंगे। अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक है जो कलिंग में नरसंहार होगा और उस युद्ध नरसंहार को देखकर इसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा और शस्त्र का त्याग कर देगा। अब वो बोल देगा कि मैं आजीवन अहिंसावादी नीति का पालन करूंगा, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसीलिए वो महान लोगों की श्रेणी में आता है और आज हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। याद रखो, मार काट करने वालों को बहुत कम लोग याद करते हैं, लेकिन एक मार काट करने वाला व्यक्ति जब समझ लो कि वह नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, माने वो मार काट जब करना छोड़ देता है, तो उस स्थिति में वो महान लोगों की श्रेणी में आ जाता है और उसे ही दुनिया याद करती है। तो जिस अशोक की हम बातें करने जा रहे हैं बच्चे, वह अशोक मौर्य साम्राज्य का, मौर्य काल का तीसरा महान शासक होगा, जिसको शुरू में चंडाशोक कहा जाएगा। चंडाशोक क्यों कहेंगे बच्चे? कि वह शुरुआती दौर में समझो कि इतना विध्वंसकारी होगा कि कहते हैं एक बार जब उसके म्यान से तलवार जब निकल जाती थी बच्चों, तो जब तक सैकड़ों लोगों का खून नहीं पी लेती थी, उसका समझ लो कि कभी भी उसकी तलवार अपने म्यान में नहीं जाता था बच्चे। तो इस तरीके से चंडाशोक अशोक, भस्माशोक अशोक, समझ लो कि आने वाले समय में कलिंग युद्ध के बाद से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह धम्माशोक हो गया है। कौन शोक हो गया है? माने धम्म का पालन करने वाला। धम्म क्या है बच्चे? समस्त अच्छाइयों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? धम्म बोलते हैं। समझ गए? तो उसी अशोक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। विषय क्या है इसका थोड़ा जानो। कहते हैं कि मौर्य वंश का तीसरा प्रतापी शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का पुत्र था। माता कौन थी? सुभद्रांगी। इसमें सुभद्रांगी हो गया, तुम क्या लिखोगे? सुभद्रांगी या रानी धर्मा था, जो 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक मगध साम्राज्य का राजा था। उसकी पत्नी का नाम देवी कारुआकी, पद्मावती तथा तिस्य रक्षिता है। मुख्य तौर पे अगर कहा जाए तो कारुआकी उसकी प्रेमिका का नाम है और उसी प्रेमिका की वजह से बहुत विध्वंसक भी ये हुआ है। इसकी कई पत्नियां हैं जिसमें 4 का नाम हमने इसमें दे दिया है। याद रखेंगे 270 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक के 8वें साल, माने समझ लो 270 ईस्वी को ही 269 ईस्वी देता है, तो सच पूछो तो 269 ईस्वी पूर्व में ये राज्याभिषेक इसको हुआ था और 261 ईस्वी पूर्व में वह कलिंग युद्ध किया और कलिंग युद्ध में समझ लो जिसे आधुनिक उड़ीसा हम कहते हैं, उसी पर उसने आक्रमण किया। लगातार 4 साल तक कलिंग दुर्ग पर डेरा जमाने के बाद भी जब कलिंग नहीं जीत सका तो अशोक स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया।
परंतु वहाँ की महिला सेना तथा पद्मा नामक राजकुमारी से युद्ध का सामना होने पर अशोक को आत्मग्लानि हो गई तथा वह युद्ध में हथियार न उठाकर अहिंसा धर्म अपना लिया। इस पाठ में महिलाओं के आत्मसम्मान तथा आत्मबलिदान और त्याग की गाथा बताई गई है, जो बताता है कि देश की रक्षा परम धर्म है। तो इस तरीके से अशोक के बारे में और इस पाठ के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, अशोक का शस्त्र त्याग, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता बिंदुसार का पुत्र अशोक अपने साम्राज्य के विध्वंसक शासकों में आता है। 269 ईस्वी पूर्व, जहाँ इसमें 270 ईस्वी पूर्व भी मैं लिखा हूँ, तो 269 से 70 ईस्वी पूर्व में वहाँ के सत्ता पे वो आता है, राजपाट संभालता है। 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में उसे पता चलता है कि उसके राज्य में आसपास के तो सभी राज्य शामिल हो गए हैं, लेकिन कलिंग, जिसे आज की डेट में हम उड़ीसा कहते हैं, वह आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह इसमें शामिल नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि कलिंग को भी जीत लिया जाए। कलिंग के दरवाजे पे, गेट के बाहर 4 वर्षों तक इसकी सेना लगातार टकटकी लगाए रखी कि अब तो कोई निकले, हम लोग इसको परास्त करें। लेकिन उसके बावजूद भी वो हथियार डालने का नाम कलिंग वाले नहीं ले रहे थे। स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने के लिए ये जाता है, और जाने के बाद से वहाँ युद्ध होता है बच्चा, और लाखों लाख की संख्या में वहाँ की सेना मारी काटी जाती है। अंततोगत्वा इसे ग्लानि हो जाता है, और ग्लानि होने के बाद से यह शस्त्र त्याग कर देता है और बौद्ध धर्म धारण कर लेता है। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु इसको बौद्ध धर्म में ले जाने की दीक्षा देते हैं, और यह हमेशा के लिए शस्त्र का त्याग कर देता है। तो वहाँ जब ये जाता है बच्चों, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ की जो राजकुमारी है उससे समझो कि, और उसकी जो सेनापति है उससे कई प्रकार की इसकी माने समझो कि टॉकिंग होती है, वार्तालाप होता है, और उस वार्तालाप को ही इसमें बताया गया है इस पाठ में। तो दूसरा पात्र इसमें है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा कलिंग के महाराज अनंत नाथन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अनंत नाथन। अनंत नाथन कहाँ के महाराज थे? कलिंग के, जो 261 ईस्वी पूर्व में महाराज के मरणोपरांत कलिंग की बागडोर अपने हाथ में संभाली तथा स्त्रियों की विशाल फौज खड़ा करके अशोक का मुकाबला कलिंग के मैदान में की। वह अशोक की सेना का मुकाबला करते हुए देश के लिए खुद को बलिदान कर देना चाहती थी। वह आत्मसमर्पण तथा आत्म बलिदान की बातों को स्वीकार करते हुए अपने देश के लिए मर मिट जाना पसंद करती थी, परंतु उसे अशोक के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं था। पद्मा एक वीरांगना महिला है बच्चों, जो बताती है कि मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, मेरा सिर कट सकता है लेकिन पुष्पा की तरह झुक नहीं सकता। आगे समझ में बच्चे? आज हम लोग भले पुष्पा को पढ़ते रहे, लेकिन ये पुष्पा का गुण किस में था? पद्मा में था। पद्मा सीधे कहती है कि मैं झुकूंगी नहीं कभी। आ रहा समझ में ना? पूरा डायलॉग ना सुनो, मतलब समझ लो कि अशोक एक बार कहता है कि तुम झुक जाओ, अपने आप को मेरे सामने समर्पण कर दो। पद्मा कहती है कि ये कलिंग की राजकुमारी है जो झुक नहीं सकती, कट जाएगी तो कट जाएगी, आत्म बलिदान कर देंगे तो कर जाएंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं अशोक। और इस वजह से अशोक जब जाता है युद्ध करने के लिए तो देखता है कि हम, ये तो महिला है, हम कैसे इस पर हथियार उठाए। पद्मा उसे ललकारती है, धिक्कारती है, यहाँ तक कि बोलती है कि तुम नामर्द हो कि मेरे सामने हथियार नहीं उठाते हो, हिम्मत है तो उठा हथियार। और अशोक कहता है कि मैं महिलाओं पे हथियार नहीं उठाता। बड़ी समझाने के बावजूद भी जब नहीं मानती है, अंततोगत वो वहाँ से आता है, लेकिन सैनिकों से आक्रमण करने की बातें करता है, और इस तरीके से कलिंग का नाश होता है बच्चे। लेकिन पद्मा मर जाना पसंद करती है, लेकिन झुकना पसंद नहीं करती है। वो फायर है, फायर बच्चों, समझ गया ना सब? तो इस तरीके से अगला इसमें जो व्यक्ति है वो कौन है? द्वारपाल। तो द्वारपाल के बारे में जानिए, यह अशोक के दरबार का दरबान था जो आने जाने वालों की सूचना देता था। ये वही द्वारपाल है, और जो वहाँ पे रहते हुए अशोक के दरबार में बोलता है कि महाराजाधिराज मान लो कुंतल नरेश पधार रहे हैं, ऐसा दरवाजे पे एक तो बोलता है ना जी, वही द्वारपाल इसमें है।
और एक है संवाददाता, यह गुप्तचर के संदेश को राजा तक पहुंचाने वाला सेवक है। माने समझ लो कि कोई भी गुप्तचर राज्य में चारों तरफ फैले रहते हैं कि कहीं गुप्त बातों को ला के वो बताते हैं माने संवाददाता को, और संवाददाता उसको आकर बताता है कहाँ तक, राजा तक। तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं बच्चे कि अशोक मौर्य वंश का प्रतापी शासक है जो 270 ईस्वी पूर्व, कहीं कि 269 ईस्वी पूर्व भी आता है बच्चा, ठीक है ना, मगध का राजा बना तथा राज्याभिषेक के 8वें साल कलिंग पर आक्रमण किया। दरअसल वह राज्याभिषेक के साथ ही भेरी घोष की घोषणा के साथ चारों तरफ आक्रामक नीति अपनाया तथा अब कलिंग पर आक्रमण कर दिया। माने भेरी घोष मतलब समझ लो कि यदि किसी ने अशोक के तरफ अगर आंख उठा लिया तो समझो कि उसने अशोक से बगावत कर लिया। इसलिए मैं सबको घोषणा करता हूँ कि ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारो और काटो जो अशोक के तरफ उंगली तो उंगली है, आंख भी उठा देता है। तो आ रहा समझ में ना, बहुत मार काट मचाता है बच्चे। और इस तरीके से 4 साल तक अशोक की सेना कलिंग के किले के चारों ओर घेरा डाले रही। माने अशोक के भेरी घोष की घोषणा के बाद चारों तरफ के राजा तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आज का उड़ीसा जिस उस समय कलिंग कहा जाता है, कलिंग के जो महारानी माने महाराजा थे अनंतनाग, उनकी पुत्री है कौन, पद्मा, वह इनके सामने झुकना पसंद नहीं करती है। वो सीधे तौर पे तब वहाँ 4 साल तक इनकी सेना चारों तरफ बाउंड्री पे खड़ी है कि अब तो कम से कम ये अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन वो सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहे बच्चे। वही कहता है कि 4 साल तक अशोक की सेना कलिंग के किले के चारों ओर घेरा डाले रही, फिर भी कलिंग को जीत नहीं सके। यही कारण है कि अशोक अपने शिविर में चिंतित था। तभी उसका संवाददाता बताया कि कलिंग का महाराज अनंतनाथन युद्ध में मारे जा चुके हैं। अशोक खुश हो उठा और कलिंग की ओर प्रस्थान किया तो देखा कि कलिंग का फाटक तो अभी भी बंद है, तो वह क्रोधित हो उठा। मैंने जब संवाददाता उसको बताता है कि कलिंग के महाराजा थे अनंतनाथन, वो मारे गए युद्ध में, और जाता है गेट पे तो देखता है कि अभी भी कलिंग का मुख्य द्वार जो है वो क्या है, बंद है। गुस्से में आ जाता है बच्चे। अगले दिन कलिंग पर आक्रमण करने स्वयं अशोक चल दिया, मगर किले के फाटक खुलते हुए स्त्रियों की विशाल सेना सामने देख अशोक हतप्रभ हो गया। अशोक की सेना लाखों सैनिकों का कत्ल कर चुके थे, परंतु पद्मा के साथ हजारों स्त्रियों की सेना देख अशोक आश्चर्यचकित रह गया। इसलिए पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध नहीं किया तथा युद्ध करने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह स्त्रियों का वध नहीं करना चाहता था, वह स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता था बच्चे। अशोक की समझ लो बच्चे, चंडाशोक अशोक, भस्माशोक अशोक, समझ लो खतरनाक अशोक। वह एक बार जब उसकी तलवार म्यान से निकलती तो कितने लोगों के खून पीती थी, सैकड़ों लोगों की खून पीती थी बच्चे। और वह अशोक जब जाता है तो सोचता है कि क्या अब ये महान सम्राट अशोक इस दशा में पहुंच गया कि अब स्त्रियों पे हाथ उठाएगा। वो मना करता है कि जा पद्मा, लौट जा, लेकिन पद्मा कहती है कि मुझे पद्मा नाम समझ के फ्लावर मत समझ अशोक, मैं फायर हूँ, फायर, और मैं यहाँ से वापस जाने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए उठा शस्त्र, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे जंग कर। और अशोक कहता है कि मैं महिलाओं पे हाथ नहीं उठाता। तो कहते हैं कि लेकिन मैं उठा सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही कि उठा हथियार, और तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, मर्दानगी है तो आ लड़, मैं कट सकती हूँ, मर सकती हूँ, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं कभी। आ रहा समझ में बच्चे? तो इस तरीके से अशोक अपने सामने स्त्रियों की सेना देखकर हथियार फेंक देते हैं। पद्मा युद्ध के लिए ललकारती है तो अशोक कहता है कि शास्त्र स्त्रियों से युद्ध करने की इजाज़त नहीं देता है। पद्मा कहती है, क्या शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो? अशोक सिर झुका लेता है। लाखों प्राणियों की हत्या से अशोक का मन पिघल जाता है तथा मन ही मन कभी युद्ध न करने का प्रण वह ले लेता है। एक तरफ अशोक समझ लो बच्चे, यहाँ लाखों सेना को, कलिंग के सेना को कत्ल कर चुकी है, और उसके बाद लगता है कि मैं युद्ध जीत गया। संवाददाता के कहने पर जाता है तो देखता है कि अभी भी वो गेट बंद है, और जब वहाँ से निकलती है समझो कि पद्मा
हजारों स्त्रियों के साथ बोलते कि मर्द यहाँ के मर गए तो मर गए, स्त्रियों में अभी भी वो ताकत है कि ये तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार है, हम लोग जीते जी तुम्हें यहाँ कब्जा नहीं करने देंगे। अशोक ये सब चीज़ देखकर द्रवित हो उठता है मन कि लाखों लोगों की मैंने हत्या कर दिया, उसके बावजूद भी इन स्त्रियों को देखो कहीं भी डरने का नाम नहीं ले रही है, इसे वीरांगना बोलते हैं। और इस तरीके से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है बच्चे। लाखों प्राणियों की हत्या करने का खुद को आप वो समझ लो दोषी मानता है, उसका मन पिघल जाता है और वह प्रण करता है कि अशोक आज के बाद कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। कलिंग के भीषण नरसंहार के बाद अशोक में बहुत बड़ा बदलाव आया। वह युद्ध के मैदान में खूनी तलवार फेंक देता है और युद्ध न करने का संकल्प लेता है। वह बौद्ध भिक्षुओं के शरण में जाता है और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। अशोक राजधानी लौटकर उपगुप्त के उपदेश से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार करता है और आजीवन अहिंसा, प्रेम तथा सेवा का व्रत लेते हुए कहता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। माने मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ, मैं संघ के शरण में जाता हूँ, मैं आजीवन अहिंसा का पालन करूँगा, शस्त्र कभी नहीं उठाऊँगा। और इसी शब्द के साथ अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तथा प्रण किया कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। माने सर्वधर्म समभाव की भावना उसके अंदर आती है बच्चे, और वह धम्म का पालन करना शुरू करता है। धम्म क्या है? समस्त धर्मों के अच्छाई को ही हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं, माने धम्म कहते हैं। और धम्म के अनुसार अब वो कहता है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सभी प्राणियों की रक्षा करूंगा, सबको जीवित रखने का प्रयास करूंगा, मैं शांति पहुंचाने का प्रयास करूंगा, सुख शांति सबको मिले इसका भी मैं कोशिश करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा, मैं प्रजा की भलाई करूंगा, मैं सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगवाऊंगा, मैं चारों तरफ सराय बनाऊंगा, नहरें भी खुदवा दूंगा, और समझ लो कि रहने के लिए लोगों को कोई परेशानी न हो ऐसा ऐसा बिस्तरा माले भी बनवाऊंगा। और साथ ही साथ सबको कहता है कि कोई भी व्यक्ति हिंसा न करो। और इस तरीके से अशोक शस्त्र त्याग करके द ग्रेट अशोक हो जाता है। समझ में आ गया बच्चे? इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो चुका है। 2 पॉइंट इसमें लिखा हूँ कि अशोक पीला वस्त्र धारण कर ये प्रण लिया, माने अशोक जब बौद्ध धर्म में दीक्षित होने जाता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये शब्द बोलता है तो कौन सा वस्त्र धारण करता है? पीला वस्त्र धारण कर लेता है बच्चे। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, फिर भी वह अशोक को जीवित छोड़ दी, क्योंकि पद्मा एक साहसी देशभक्त थी तथा न्याय प्रिय वीरांगना थी। मैंने समझ लो बच्चे, पद्मा के बारे में भी जानो कि पद्मा जब देखी अशोक शस्त्र नहीं उठा रहा है तो चाहती तो अशोक का कत्ल वो कर सकती थी, लेकिन वो भी कायर नहीं थी बच्चे। आ रहा समझ में ना? वो साफ तौर पे कहती है यदि तुम ही हथियार नहीं उठा सकते हो तो मैं कभी कायरों पर निहत्थे पर मैं अपना हथियार नहीं उठाती हूँ। अशोक किस लिए हथियार नहीं उठाया? कि वो कहता है कि धर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि स्त्रियों पे हथियार उठाना उचित नहीं है, और ये अपने धर्म का परिचय देती है कि मेरा भी धर्म कहता है कि मैं कभी निहत्थे पर हथियार नहीं उठाती हूँ। इसलिए पूछता है प्रश्न कि पद्मा चाहती तो अशोक की हत्या कर सकती थी, वो हथियार नहीं उठाने की बात करता है, फिर भी उसने उसकी हत्या नहीं की। क्यों? क्योंकि वह निहत्थे पर वार नहीं करती, वह एक न्याय प्रिय वीरांगना थी। जिस प्रकार अशोक स्त्रियों की सेना से लड़ना अस्वीकार कर देता है और उसके सामने शस्त्र त्याग देता है और कहता है मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता हूँ, ठीक उसी प्रकार पद्मा भी एक वीरांगना थी जो अशोक को निहत्था देखकर उस पर वार नहीं की और बोली मैं भी निहत्थे पर वार नहीं करती हूँ। और इस तरीके से बच्चे लेसन समाप्त होता है, जिसमें बताया गया है
अशोक ने अपने वीर सैनिकों को संबोधित करते हुए क्या कहा, ये प्रश्न पूछता है। तो लिखेंगे हम कि 261 ईस्वी पूर्व के कलिंग युद्ध में अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम लोग कलिंग जीत नहीं पाए हैं। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं, उनका सेनापति कैद हो चुका है, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। हम कायरों की तरह मरने वालों में से और या कायरों की तरह भागने वालों में से नहीं है। युद्ध के मैदान में चाहे जो भी परिणाम हो, हम कलिंग जीत कर ही चलेंगे। इस प्रकार के संबोधन अशोक अपने सैनिकों को करता है बच्चे। और उसके सैनिक जब भिड़ते हैं कलिंग पर तो लाखों लोगों की कत्लेआम होती है बच्चे। और उस कत्लेआम को ही देखकर पद्मा से जो तर्क वितर्क होता है, उसके बाद अशोक हमेशा हमेशा के लिए शस्त्र का त्याग दे देता है और अशोक बनता है अशोकादि ग्रेट। इस तरीके से ये लेसन समाप्त हो गया बच्चे। इसमें किसी प्रकार की कोई तुम्हें दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आज अशोक के शस्त्र त्याग को ठीक से पढ़ो, समझो, और कोई दिक्कत होता है तब पूछो।